हेलो बच्चों, इन्वर्टिब्रेट के स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के पेपर में हम संघ आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स का अध्ययन कर चुके थे। नेक्स्ट फाइलम के रूप में हमने मोलस्का का अध्ययन प्रारंभ किया था। लास्ट टॉपिक में हमने यह देख लिया था कि मोलस्का के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। जैसे कि सभी मोलस्कन्स की जो बॉडी होती है वह एक अत्यंत सॉफ्ट या कोमल मेंटल या प्रवार से ढकी रहती है, और क्लास गैस्ट्रोपोडा जिसके कि एनिमल पाइलोग्लोबोसा का हम अध्ययन कर रहे हैं, उनमें इस मेंटल के बाहर की ओर एक कैल्केरियस शेल उपस्थित होता है। सामान्य सिस्टमैटिक पोजीशन और सामान्य संरचना का अध्ययन हम लास्ट टॉपिक में कर चुके हैं। आज हम पाइलोग्लोबोसा के जो बॉडी के बाहर शेल पाया जाता है, कवच पाया जाता है, उसका माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करेंगे। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो मुख्य रूप से शेल में 3 लेयर्स होती हैं, पेरिऑस्ट्रेकम, ऑस्ट्रेकम और हाइपोऑस्ट्रेकम। पेरिऑस्ट्रेकम बाह्यतम लेयर होती है जो कि अत्यंत महीन होती है। यह यंग स्टेज में बनना प्रारंभ हो जाती है और उसके पश्चात नीचे की ओर रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बनने प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि बाद में प्रिज्मेटिक लेयर का निर्माण करते हैं। और इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स के बाद में क्रॉस फॉर्म में अरेंज ब्लॉक्स होते हैं, जिसे हम क्रॉस लैमिलर लेयर कहते हैं। ये दोनों ही प्रिज्मेटिक और क्रॉस लैमिलर लेयर मिलकर ऑस्ट्रेकम का निर्माण करती हैं। और पेरिऑस्ट्रेकम बाह्यतम, ऑस्ट्रेकम और उसके पश्चात हाइपोऑस्ट्रेकम होती है, जो कि थर्ड लेयर होती है। और इन सब के पश्चात होती है नेक्रेयस लेयर। नेक्रेयस लेयर को काचाब लेयर भी कहते हैं, और यह मुख्य रूप से यह बिल्कुल स्मूथ और ग्लॉसी होती है, जबकि पेरिऑस्ट्रेकम और हाइपोऑस्ट्रेकम होते हैं, ये कैल्केरियस या कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता वाली लेयर्स होती हैं। इसके पश्चात अगर हम देखें कि जो संपूर्ण देह है वह मेंटल से कवर रहती है, तो इस मेंटल के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि बताया, मेंटल मुख्य रूप से शरीर के संपूर्ण अंगों को, सब देह भागों को ढकने वाला एक कवरिंग होती है, और अत्यंत सॉफ्ट होने के कारण, नम रहने के कारण यह सहायक श्वसन संरचना के रूप में भी कार्य करती है। और इसकी जो नेक्रियस ग्लैंड्स होती हैं, जो कि फ्री मार्जिन या छोर की तरफ उपस्थित होती हैं मेंटल के, ये जो शेल या कवच के निर्माण का कार्य करती हैं, श्रवण का कार्य करती हैं। इसके साथ ही साथ मेंटल जो होता है वह संपूर्ण बॉडी के चारों तरफ उपस्थित होता है, और इसके बीच में एक गुहा या स्थान होता है जिसे हम मेंटल कैविटी कहते हैं। और इस मेंटल कैविटी या पैलियल कैविटी में संपूर्ण अंग उपस्थित होते हैं। अगर हम देखें आंतरिक रूप से, तो मेंटल कैविटी जो होती है वह एपिटीनिया द्वारा 2 भागों में विभाजित हो जाती है, राइट और लेफ्ट। अगर हम राइट चैम्बर की ओर देखें तो राइट चैम्बर में टेनिडियम, गिल संरचनाएं, रेक्टम और जेनाइटल डक्ट उपस्थित होता है, और लेफ्ट छोटा होता है, और यहाँ पर पल्मोनरी या वायवीय श्वसन कोश पाया जाता है, जो कि स्थलीय श्वसन में भी सहायक होता है। इस प्रकार से जो मेंटल या पैलियल कैविटी है वह 2 भागों में विभाजित रहती है। और साथ ही साथ में इसमें ऊपर की ओर एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, जो कि कॉम लाइक या कंघी के समान होता है, जिसे ऑस्फेरिडियम कहते हैं। और यह जो जल अंदर की ओर आता है उसका केमिकल सेंसरी या उसका केमिकल नेचर का ज्ञात करता है, एनिमल को उसकी सूचना प्रदान करता है। क्योंकि टॉर्शन आ जाता है जब कवच का निर्माण हो रहा है, देह भाग में ऐंठन या घुमाव हो जाता है, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और इस 180 डिग्री के टॉर्शन के कारण पाइला में माउथ और एनस एक ही स्थल पर आकर उपस्थित हो जाते हैं।
एनल और जेनाइटल अपर्चर जो होते हैं वो राइट साइड में या जो मेंटल कैविटी का राइट साइड होता है उसकी ओर खुलते हैं। अगर हम इंटेगुमेंट देखें, पाइला के इंटेगुमेंट्री सिस्टम का अध्ययन करें तो जो स्किन होती है वह अलग अलग देह भागों में अलग अलग मोटाई की होती है और अगर संरचनात्मक रूप से इसमें सबसे बाह्यतम एपिडर्मिस होती है और अंदर की ओर डर्मिस होती है। एपिडर्मिस मोर और लेस संपूर्ण देह पर एक एपिथीलियम की एकल तह से बनी होती है और जिसमें कुछ यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स होते हैं जो मुख्य रूप से म्यूकस पिगमेंट का और लाइम का कैल्शियम कार्बोनेट का स्रवण करती हैं, जबकि डर्मिस या कोरियम जो होती है वह मसल फाइबर और कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतकों की उपस्थिति के कारण अधिक मांसल व थिक होती है और इनमें पिगमेंट सेल या वर्ण कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। अगर पाइला की देह गुहा का अध्ययन करें तो इस देह गुहा को हम हीमोसील कहते हैं, परंतु यह वास्तविक देह गुहा की अपेक्षा अत्यंत ही हासित होती है और इसमें यह पेरिकार्डियल और रीनल अर्थात किडनी और हृदय के चारों ओर उपस्थित कैविटी से मुख्य रूप से स्पष्ट होती है। अब अगर हम पाइला में लोकोमोशन का अध्ययन करें तो पाइला में जो फुट है वह बाहर की ओर इस तरह से अभिवर्धित होता है और जो ग्लैंड्स होती हैं, म्यूसिलेजिनस ग्लैंड होती हैं, वह एक स्लाइमी सिक्रीशन के द्वारा एक सॉफ्ट पाथ का निर्माण करती हैं जिसके ऊपर की जो फुट है वह मूव करता है, क्रीप करता है। तो जो फुट है वह मुख्य रूप से गमन में सहायक होता है और फुट का जो आधारीय भाग होता है जिसे सोल कहा जाता है और अंदर की ओर जो ग्लैंड्स होती हैं वह सिक्रीशन द्वारा एक स्लाइमी पाथ बना रही हैं। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन फुट में बढ़ता है यह बाहर की ओर प्रोट्रूड या बाहर की ओर धकेल दिया जाता है या बाहर की ओर निकल जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, अभिसारित हो जाता है और उसके कारण यह अपने शेल से बाहर निकलकर मूवमेंट में सहायक होता है। और जो मुख्य रूप से मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, इस लोकोमोशन में सहायक होती हैं। फुट के साथ में वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स मसल्स उपस्थित होती हैं। इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के कारण एक वेव लाइक लहरदार संकुचन उत्पन्न होता है और जो कि वर्टिकल मसल्स के द्वारा होता है और ट्रांसवर्स मसल्स के कारण जो ब्लड सर्कुलेशन है या ब्लड फ्लो है वह फुट में आगे की ओर प्रवाहित होता है, जिसके फलस्वरूप एक दाब के साथ में जो फुट है वह बाहर की ओर धकेल दिया जाता है। इस प्रकार पाइला में लोकोमोशन होता है। तो बच्चों, यह पाइला की अब तक की सामान्य संरचना कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पाइला के विभिन्न जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उनका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आपको सारे नोट्स और डायग्राम इस टॉपिक में दिए जा रहे हैं, आप इनको नोट कर लें और अपने नोट्स बना लें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।